बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3-4 इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों आमने सामने नजर आते हैं। कल आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में जो बयान दिया आसिफ अली जरदारी के हवाले से, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद का इजहार किया। उसके बाद नवाज शरीफ ने काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ सामने आए और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल किए, मोहब्बत भरे अल्फाज इस्तेमाल किए। वो जो नवाज शरीफ साहब की गरज बरस होती थी, जो धमकियाँ होती थी, जो इल्ज़ामात होते थे, वो जो भरमार करते थे इल्ज़ामात की, लूट मार के इल्ज़ामात की, और किस तरह से सिक्योरिटी रिस्क कहते थे पाकिस्तान के लिए आसिफ अली जरदारी को, बेनज़ीर भुट्टो को, वो नवाज शरीफ जो हैं कल कह रहे थे कि नहीं, आसिफ अली जरदारी तो बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। और वैसे भी क्योंकि नून लीग का आपको पता है कि आजकल बयानिया यही है कि जरदारी साहब को भी डिफेंड करना है, तमाम पार्टियों को, क्योंकि आपस में इत्तेहाद हो गया है, एक दूसरे की करप्शन का दिफा भी करते हैं, गो के एक दूसरे को खुद ये करप्ट कहते रहें, एक दूसरे के स्कैंडल खुद ये सामने लाते रहें। और ये वही नवाज शरीफ हैं जो इवन के भुट्टो को भी कहते थे कि वो जाली शहीद है और असली शहीद जो है वो ज़ियाउल हक है, और वो कहते थे कि बेनज़ीर और ये कुत्ते, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, और इस तरह की बातें जो हैं वो किया करते थे। कल नवाज शरीफ ने कहा कि हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम निकले तो हम जो है वो अपनों की ग़ुलामी में आ गए। तो आजकल नवाज शरीफ जिनकी ग़ुलामी में है, यानी पीपल्स पार्टी की ग़ुलामी में है, जिस तरह से वो बिलावल की जो वो करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, खुशामदें करते हैं, तो ये वही बिलावल है जिनकी वालदा और जिनकी जमात और जिनके ख़ानदान के बारे में नवाज शरीफ कहा करते थे कि ये अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली नवाज शरीफ साहब आजकल बकौल उनके अपने जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले थे, उनके आजकल नवाज शरीफ साहब ग़ुलाम बन गए हैं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकले हैं। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल के और वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वालों की ग़ुलामी में नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद ये बात कहा करते थे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कल जब ये बयान दिया, उसके बाद आज नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया ख्वाजा आसिफ को कि ख्वाजा आसिफ की अब मरकज़ी क़यादत में कोई जगह नहीं है। ये उस वक्त नवाज शरीफ ने पैगाम दिया जब तमाम लीडरशिप मौजूद थी, स्टेज के ऊपर ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, उससे पहले मौजूद थे, क्योंकि वो जो जब नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई है उसके बाद स्टेज की वीडियो नहीं आई, क्योंकि पहले तो ख्वाजा आसिफ मौजूद थे। जो पहले कुछ तस्वीरें आई हैं जो मेरे तक पहुंची हैं, मैंने कोशिश की है कि वहाँ नून लीग वालों से पता चल सके, लेकिन जब नवाज शरीफ की तकरीर हुई है उस दौरान नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, ये चले गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया। जब नवाज शरीफ ने शाहिद खाका नवासी और दीगर लोगों का नाम लिया है तो उसमें ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया गया, और ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है वो ख्वाजा आसिफ ने बात गलत नहीं की, दुरुस्त की है। नून लीग में जो शहबाज शरीफ ग्रुप के लोग हैं वो आज भी आसिफ अली जरदारी पर, पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, और बिल्कुल इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो भी नवाज शरीफ पर और नून लीग पर किसी तरह का एतमाद करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस हवाले से आरिफ निज़ामी साहब खबर दे चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वो अभी भी उनको लगता है कि नून लीग उनकी पीठ में छुरा घोंपेगी, और अगर उन्होंने नून लीग को मजबूत किया तो नून लीग दोबारा जाके एस्टैब्लिशमेंट से डील कर लेगी। और मैं अदील बड़ाई साहब के साथ वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ कि जरदारी साहब ने जिस रास्ते पर नवाज शरीफ को लगाया है उस रास्ते पे नवाज शरीफ तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के रियासी इदारों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए नाकाबिल कबूल हो जाएंगे तो इससे पीपल्स पार्टी की स्पेस पाकिस्तान में एज ए पोलिटिकल पार्टी बढ़ जाएगी। और साथ ही एक मामला साथ दूसरा भी डिस्कस कर लेता हूँ, वो है कि APC को 20 सितंबर को हुई थी, 11 रोज़ हो चुके हैं APC को हुए और आज तक ओहदे जो है उनके ऊपर फैसला नहीं हो सका कि कौन PDM का सरबराह होगा, कौन जनरल सेक्रेटरी होगा। अभी तक कम अज़ कम जब मैं ये आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। इख्तलाफ है मौलाना फजल रहमान की क़यादत के ऊपर, इख्तलाफ है। नून लीग तो चाहती है कि मौलाना फजल रहमान को क़यादत दे दी जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर दो तरह की आरा हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर एक राय ये है, जो पीपल्स पार्टी के अंदर नज़रियाती लोग हैं उनका ये ख्याल है कि अगर मौलाना फजल रहमान को PDM का सरबराह बनाया गया, उसके बाद मौलाना जिस तरह से मजहब कार्ड और मसला कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उससे पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान होगा, इसलिए जो है वो मौलाना की सरबराही को कबूल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के अंदर जो सियासी तौर पर तेज़ एक जहन रखने वाले हैं, शातिर जहन रखने वाले हैं, उनका मौक़िफ़ कुछ और है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीपल्स पार्टी को कोई चाहे पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ रहे और वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते रहें। और वो ये कहते हैं कि जब मौलाना कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे, इवन के सलमान तासीर के हवाले से भी मुख्तलिफ मौक़ा पेश कर रहे थे, उस वक्त हम कंटेनर के ऊपर मौजूद थे मौलाना फजल रहमान के खिलाफ और इसका हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी वो ये कहते हैं कि जब मौलाना ने धरना दिया, आज़ादी मार्च किया, उस दौरान मौलाना ने खुलकर मजहब कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी उनके साथ थी। तो किसी एक भी बंदे ने पाकिस्तान में से ये नहीं कहा कि देखें जी पीपल्स पार्टी
एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी है जो कि मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, और पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ यह है कि मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मज़हब को नहीं छेड़ना चाहिए। और वो ये कहते हैं, जिनका ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि मौलाना को बनने दें PDM का सरबराह। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो एनर्जी जो है वो मौलाना फजल रहमान की लगेंगी, दूसरा वो ये भी कहते हैं क्योंकि मजहबी लोग मौलाना फजल रहमान के पास हैं, वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैंने क्या नाम है, एक पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ये आप बताएं सर कि आप तो कहते हैं कि मज़हब कार्ड और मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मौलाना तो मज़हब ना सिर्फ मज़हब बल्कि मसलक कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यार बताएं मुझे कि मौलाना अगर मज़हब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अपने कारकुनान को कैसे ला सकते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई मौलाना कोई सेकुलर लिबरल तो है नहीं कि इस कंटेनर के ऊपर शीला की जवानी चल रहा हो और कारकुन जो है वो बैठे हों फिर भी इंटैक्ट होकर, और जितने दिन भी मौलाना बिठाएं वो बैठ रहे हैं। तो ये वो कारकुन नहीं है कि स्टेज के ऊपर जो है वो गाने चल रहे हों और कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हों और कारकुन बैठ रहे हैं। वो कहते हैं मौलाना मज़हब कार्ड ही इस्तेमाल करेंगे, मौलाना के पास मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं है। और वो ये कहते हैं कि एक ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं, एक बड़ी हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में लोग हैं लेकिन वो सिंध से गाड़ियां भर के ट्रेनें भर के अपने लोगों को पंजाब में नहीं ला सकते, और पंजाब में नून लीग जो है उसके पास इतने कारकुन नहीं हैं कि वो एहतजाज इस तरह से कर सकें। तो दोनों पार्टियों के इस वक्त मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच ये है कि मौलाना को PDM का सरबराह बनने दें, मौलाना को एनर्जीज लगाने दें, मौलाना को ठीक है पैसे हम देते रहेंगे, और उनका ये ख्याल है कि मौलाना को सिर्फ पैसे अगर हम देते रहें तो मौलाना अपने कारकुनान को, मदारिस के बच्चों को लाते रहेंगे और जल्द से कामयाब करते चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी रियासत को ये आप देखना होगा कि ये मदारिस के हवाले से कानून साजी करनी होगी कि मदारिस के फंड्स जो हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या वो सियासी एक्टिविटीज़ में तो नहीं खर्च हो रहे, जो ज़कात, फितराने, अतियात जो दिए जाते हैं लोगों की जानिब से मदारिस को, क्या वो मदारिस और जो मसाजिद को पैसे दिए जाते हैं, क्या मदारिस और मसाजिद के पैसे सियासी तहरीक के अंदर तो नहीं लग रहे। और एक और मामला ये भी देखने वाला है कि ऐसे स्कूल बनाए जाएं, ऐसे तालीमी इदारे बनाए जाएं जहाँ पे दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो। उसकी वजह यह है कि मदारिस में चंद एक मदारिस हैं, तमाम मसालिक के, हर मसलक के 2-2, 3-3 बड़े ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे जो है वो अच्छी खासी फ़ीस लेके बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं होती, उनको शाम को घरों में रोटी इकट्ठी करने के लिए नहीं भेजा जाता, सालन इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा जाता, उनको जो है वो मदारिस जो है वो सदकात, फितराने और एहतियात पे नहीं चल रहे होते बल्कि वो बच्चों की फ़ीस के ऊपर चल रहे होते हैं। और वहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ के अच्छे बच्चे जो हैं वो जाते हैं जिनका मकसद दीन की खिदमत होता है। लेकिन ऐसे मदारिस जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी गुर्बत को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो वालिदैन अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, वो मदरसे में भेज देते हैं कि वहाँ पे उनको रोटी भी मिल जाएगी, वहाँ उनको कपड़े भी मिल जाएंगे, और फिर वो ये भी होता है कि चलो दीन की तालीम भी सीख जाएंगे। ऐसे बच्चों को मजहबी जमातें एक्सप्लॉइट करती हैं। इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत को, इदारों को ये फैसला करना होगा कि एक तो मदारिस को रेगुलेट करें, चेक करें कि वो फंडिंग कहाँ से लेते हैं और वो फंडिंग किस तरह से इस्तेमाल होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि एक ऐसा हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, जिसको हम तो बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, लेकिन उस मुल्क ने हमेशा ये कोशिश किया है कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी तंजीमों पे इन्वेस्ट किया है, मजहबी तंजीमों को अपने साथ रखा है, और फिर जब उस मुल्क ने कोई पाकिस्तान के अंदर अपना एजेंडा आगे बढ़ाना होता है तो फिर उन्हीं मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया जाता है जिनके ऊपर वो जिनके ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं। तो ये भी देखना होगा कि इनको फंडिंग कहाँ से आती है, वो फंडिंग कहाँ इस्तेमाल होती है, इनके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, मुकम्मल इनका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये फिर बाद में मज़हब और इस्लाम को का बहाना बनाकर उसकी आड़ में फिर ये धमकियाँ देते हैं रियासत को और इदारों को। लेकिन अब मेरा ख्याल है रियासत को इनका ऑडिट करना चाहिए, इनके अकाउंट सामने आने चाहिए, इनका जिस तरह बाकी कंपनीज़ का SCCP में रिकॉर्ड होता है, चीज़ें होती हैं, इनका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस मदरसे को, किस मस्जिद को कितने पैसे मिल रहे हैं और वो पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे ऊपर एतबार कर लें जो मैं बात कर रहा हूँ, आप सब में से जो आप सुनने वाले हैं किसी ना किसी को कोई ना कोई रेफरेंस DI खान में मिल जाएगा, डेरा इस्माइल खान में आपको कोई रेफरेंस मिल जाएगा। आप अपने किसी भी जानने वाले का रेफरेंस लें और कॉल करके खुद पूछें, मैं आपको नहीं कह रहा, आप खुद तस्दीक करें कि क्या DI खान में ऐसा नहीं होता रहा कि जब सीटें आती थी, सरकारी सीटें आती थी, तो कौन सी जमात थी जो सरकारी नौकरियां बेचती थी और किस तरह बेचती थी। मदरसे की पर्ची काट कर दी जाती थी, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख रुपए की मदरसे की पर्ची काट कर दी जाती थी कि आप मदरसे को फंड दे रहे हैं। वो बेसिकली मदरसे को फंड नहीं दे रहे होते थे, आप वो सीट खरीदने के लिए पैसे दे रहे होते थे, वो रिश्वत के पैसे होते थे, और आप मस्जिद के नाम पर और एक मजहबी जमात को दे रहे होते थे, आप अतियात और ज़कात के नाम पर
मदारिस के मुंतज़मीन को दे रहे होते थे तो वो कौन सी जमात थी, वो कौन लोग थे, वो आप खुद पूछ लें, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे कि यार ये क्या अजीब बात कर रहे हैं। आप पूछ लेंगे तो आपको खुद ही तसल्ली हो जाएगी। तो इसलिए अब ये ज़रूरी हो चुका है कि मदारिस के हवाले से कानून साजी की जानी चाहिए। बाकी मदारिस को आज़ादी होनी चाहिए, वहाँ पर बस एक निसाब जो है उसमें शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और मसाले के खिलाफ शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, फ़ंड जो है वो बेहतर तरीके से खर्च होने चाहिए। बाकी मदारिस जो हैं वो वहाँ मदारिस कायम रहने चाहिए और मदारिस बनने चाहिए, लेकिन उनका मॉडल जो है काम करने का वो मुख्तलिफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को शाम को घरों में भेज देते हैं रोटी इकट्ठी करने के लिए, या आप बैरून मुल्क से फंडिंग ले रहे हैं और फिर आप जिनसे फंडिंग लेते हैं, जिनका पैसा लेते हैं, उनके फिर आप एजेंडे को भी आगे बढ़ाते हैं और फिर आप सियासी तौर पे भी उन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके बेचारे अब वालिदैन क्या करें, बच्चों की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। उनको बता दिया गया है कि ये जो एक मजहबी क़यादत है जो ये बात कर रही है यही ऐन इस्लाम है, बाकी सब इस्लाम के खिलाफ है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बहरहाल सूरत हाल है। तो आप देखते हैं कि इस हवाले से पीपल्स पार्टी में किसकी बात मानी जाती है। उन लोगों की बात मानी जाती है जो ये कह रहे हैं कि हमें मौलाना को नहीं सरबराह के तौर पे कबूल करना चाहिए, और एक जो है एक सोच ये है कि नहीं, मौलाना को बनाएं सरबराह, इनको हल्लाशेरी दें, इनको मोटिवेट करें ताकि ये रियासत से टकराएं। रियासत से टकराएंगे तो मौलाना भी रियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल हो जाएंगे, और फिर वही बात कि सुनिया हो जाए गलियां तो मिर्जा यार फिरे, नून लीग भी नाकाबिले कबूल, मौलाना भी नाकाबिले कबूल, और फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा और एनर्जीज भी मौलाने की लगेंगी। सिर्फ पैसा एक देना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, वो इतने उनके फेक अकाउंट्स हैं, इतने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इतना पैसा है उनके पास। फिर आपको पता है अब बैरूनी कुव्वतों के साथ भी राब्ते नवाज शरीफ साहब के तो हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई मसला नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब को 5, 7, 8, 10 अरब रुपए दिलवाना, कोई मसला नहीं है। और 10 अरब से पाकिस्तान में आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा खुद सोच लें 10 अरब कितना होता है। 10 अरब से कितना पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जा सकता है, वो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें। बाकी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने अब इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला कर लिया है, इज़्ज़त को सीने से लगाने का फ़ैसला कर लिया है। इसका मतलब है कि 70 साल वो इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे, वो कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। और वो कहते हैं नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ जो खामोश रहे। 70 साल नवाज शरीफ ने जो किया है वो भी किसी दिन आपके सामने रख देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है अब कहते हैं कि उन्होंने इज़्ज़त से जीने का फ़ैसला किया है। देखते हैं कि उनका इज़्ज़त से क्या मुराद है और वो किस चीज़ को इज़्ज़त का नाम दे रहे हैं। और वो एक शेर भी है, ये एक मुहावरा भी है कि पता नहीं इस उम्र में आके खाक वो करेंगे, कि मतलब इस तरह का कोई है कि आप 70 साल बाद आपको एहसास हो रहा है कि आपने इज़्ज़त से जीना है, और 70 साल आप खुद मान रहे हैं कि आप शायद ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, आप कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं, आप किसी के हाथ में इस्तेमाल होते रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो देख लेते हैं कि आप कितनी इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने जैसे ये कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूंगा, तो उसी वक्त मैंने कहा कि अगले लम्हे मियाँ साहब ऐलान करने वाले हैं, या उस तकरीर के आखिर में मियाँ साहब ऐलान करने वाले हैं कि क्योंकि मैंने आज कहा है कि मैंने इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया है, तो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का पहला तकाजा ये है कि मैं अब गैरों के टुकड़ों पे पलने की बजाय, बाहर से फंडिंग लेने की बजाय, मगरबी कुव्वतों की मदद लेने की बजाय मैं अपने मुल्क आ रहा हूँ और मैं जेल चला जाऊँगा, लेकिन मैं जो है वो ये अपने इसमें इनके टुकड़ों पे पाल के, इनकी बैसाखियों पे चल के और यहाँ नहीं बैठूंगा। मुझे याद आ गया, हमारे दोस्त हैं शफीक लगारी, हम रऊफ़ क्लासर साहब की टीम में इकट्ठे थे। तो शफीक लगारी साहब हमारे एक और कुलीग थे, हमारे दोस्त थे, उन्होंने नई गाड़ी ली। तो शफीक लगारी साहब और हम बैठे रात को कहीं चाय शाय पीने जा रहे थे, मैं भी था, किस्मत खान भी थे, हम सारे दोस्त थे। तो हम जब जा रहे थे तो लगारी साहब की किसी बात पे जो है वो थोड़ी सी वैसे ही जैसे दोस्तों में होती है ताल कलामी हो गई जिस दोस्त की गाड़ी थी। तो लगारी साहब वहीं पे उतर गए, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उतर गए। और उसके बाद शफीक लगारी साहब कहा करते थे कि शफीक लगारी अपने पाँव पे चलकर दोज़ख में तो चला जाएगा, लेकिन शफीक लगारी इस गाड़ी में बैठ के जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी शफीक लगारी की तरह ये अब फैसला करना चाहिए कि मैं अपने पाँव पे चल के और पाकिस्तान की जेल में तो चला जाऊंगा, कोट लाखपत जेल तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जो यूके की इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, इनकी बैसाखियों पे चलकर इनकी ग़ुलामी इख्तियार करके और मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा। और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का पहला सबूत यही होगा कि मियाँ साहब वापस आएंगे। लेकिन मियाँ साहब का कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के फ़ैसले का ऐलान वैसे ही है जैसे जनाब स्पीकर ये हैं वज़राए, और डट जाऊँगा, डिक्टेशन नहीं लूँगा,
और जरदारी के साथ कभी नहीं चलूँगा, जरदारी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, इस तरह के बयान की तरह ये भी एक बयान है, इसलिए इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।